Hello students, welcome to another episode of Current Affairs related to Political Science Optional. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी करंट के टॉपिक्स चल रहे होते हैं उन्हें हम आपके साथ डिस्कशन में लेते हैं। तो ये जो सेशन है ये आपके उन कोर एरियाज को कवर करता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है, बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ते तो हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं इस न्यूज़ को वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या उस न्यूज़ का एनालिसिस वो कर नहीं पाते। तो उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए इस सेशन की शुरुआत की गई और ये जो सेशन है ये जीएस में भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को टिल एंड देखें और अपने कंपटीशन में 100% सक्सेस पाने के लिए अपनी चीज़ को आप और आगे बढ़ा सकें। तो ये सेशन आपको एक एज देगा अपने कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक, तो चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हम कवर अप करेंगे। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि 28 नवंबर से हमारे यहाँ जीएस का बैच एक शुरू हो रहा है, दैट इज प्रीलिम्स कम मेंस। अगर कोई कैंडिडेट इंक्वायरी लेना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकता है या दिए हुए नंबर पे वो कॉल कर सकता है। और ये कुछ ऑप्शनल्स हैं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है जो मैं खुद लेता हूँ, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी है। अगर आपको ऑप्शनल के बारे में कोई इंक्वायरी लेनी है, कोई इश्यूज आ रहे हैं या आप डिलेमा में हैं, आप डेमो लेना चाहते हैं, तो आप बेशक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है उससे मिलकर के आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। नाउ these are the two topics which I am going to cover today. एक टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को लेकर के काफ़ी बहस चल रही है, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बहुत सुनाया, डांट भी लगाई। और इलेक्शन कमीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये क्या इश्यूज हैं, क्या कहा कोर्ट ने, इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है आपका जो न्यूज़ दैट इज समथिंग रिलेटेड टू साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, तो हम लोग ये समझेंगे साउथ चाइना सी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, राजनाथ सिंह साहब ने जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर क्या बोला है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ चाइना सी का यूज़, इंडिया का क्या स्टैंड है साउथ चाइना सी को लेकर के, साउथ चाइना सी हमारे लिए कितना यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दो टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कमेंट करते हुए बोला दैट इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी अ यस मैन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जैसे भारत एक डेमोक्रेसी है, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, वो ऑटोनोमस हो, इंडिपेंडेंट हो। एज फार एज इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसर्न, हमारे क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनके पिलर्स पर ये देश बेस्ड है, जिससे ये देश चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्शन कमीशन, एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैग। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनकी इंडिपेंडेंसी को भी इंश्योर किया है, बिकॉज ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। भारत के लोकतंत्र में या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज टू हैव एन इलेक्शन, एंड दिस इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। ये इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए, बिना किसी डर के होना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारे यहाँ इलेक्शन कराने वाली जो संस्था है, दैट इज इलेक्शन कमीशन, ये इंडिपेंडेंट हो, ये सरकार के दबाव में ना आए, ये स्वतंत्र हो, ये बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के फैसले ले सके, काम कर सके। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन रहा है उसने बहुत ही गोल्डन जर्नी कवर की है। वर्ल्ड वाइड हमारे इलेक्शन कमीशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, बहुत रिमार्केबल जर्नी रही, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन रहा है वो कई अटैक से, कई तरीके के ब्लेम से भी इम्यून नहीं रहा है, फ्री नहीं रह पाया। और अक्सर हमारे देश के निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगता है कि वो रूलिंग पार्टी का स्पोक पर्सन बन जाता है, रूलिंग पार्टी को ज़्यादा फेवर करता है, रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग वो
चुनाव की तारीख डिक्लेयर करता है, रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग वो कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज करता है। मतलब कहने का ये है कि निर्वाचन आयोग एक तरफ तो उसने अच्छा काम किया है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक्स भी होते हैं, ब्लेम भी लगते हैं, उसको जो है काफी अब जो है मीडिया में या पॉलिटिकल सिस्टम में काफी उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका चली गई, पीआईएल गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं अरुण गोयल साहब, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो फाइल्स थी उसको अपने पास पेश करने का आदेश दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इंडिपेंडेंटली काम करे, और वो क्यों नहीं इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है, कहां पर गलती हो रही है, कहां पे पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेरेंस हो रहा है। क्योंकि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे जोर देता है दैट दे शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्योंकि जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा किसी भी संस्था में, तो वो संस्था कभी भी फ्री और फेयर काम नहीं कर पाएगी, न्यूट्रल नहीं रह पाएगी। और डेमोक्रेसी तभी चलेगा, लोकतंत्र सही मायने में तभी चलेगा जब संस्थाएं जो हैं वो बिना किसी सरकार के दबाव के काम करें। तो अक्सर हमारे देश में कई संस्थाओं पे अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। उसी में एक संस्था निर्वाचन आयोग भी है। तो इसी निर्वाचन आयोग की इंडिपेंडेंसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि हमें ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवश्यकता है जो बुलडोज्ड ना हो। मतलब हमें एक ऐसा मुख्य निर्वाचन आयोग चाहिए जो किसी के दबाव में ना आके काम करे। और टीएन सेशन हैपेंस वंस इन अ वाइल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीएन सेशन जैसे अधिकारी, जैसे व्यक्ति एक बार आते हैं। तो हमारे देश में अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर हम हिस्ट्री देखें, उनका इतिहास देखें, जर्नी देखें, तो सुनहरे अक्षरों में सबसे टॉप पर नाम आता है हमारे देश के टीएन सेशन साहब का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएन सेशन साहब का जिक्र किया कि इनके जैसे लोग तो एक आते हैं। तो हमें ऐसा मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहिए जो बुलडोज्ड ना हो, जो किसी के दबाव में ना आए। नॉट टू इंश्योर न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नमेंट से कहा कि जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं, नाम सेलेक्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का, तो आप उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करिए। जैसे हमारे यहाँ सीबीआई का डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है, तो उसके नाम के फाइनलाइजेशन में, सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। तो बेंच ने कहा दैट यू मस्ट इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट पैनल जस्ट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, कि वो न्यूट्रल रह करके काम कर सके। द इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अ पर्सन हु वुड नॉट श्रिंक इवन टेकिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर, सेज जस्टिस जोसेफ। तो जस्टिस जोसेफ साहब ने कहा कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो वक्त आने पर प्रधानमंत्री जैसे पावरफुल पद के खिलाफ भी एक्शन लेने से न डरे। ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए भारत को, तब हमारे देश में सही मायने में इलेक्शन कमीशन काम करेगा। Now court gives the government 24 hours to produce the file of the appointment of Arun Goel to the post। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन उठ गया अरुण गोयल साहब के अपॉइंटमेंट पर, कि कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई अरुण गोयल साहब के अपॉइंटमेंट को लेकर के, इतनी जल्दीबाजी, एक ही दिन में नाम फाइनल हो गया, एक ही दिन में जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है अरुण गोयल साहब अपॉइंट हो गए। तो इन्हीं के अपॉइंट, कोर्ट ने यह भी कहा, मैं एक बात यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, कोर्ट ने यह भी कहा दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज द चीफ इलेक्शन एज द इलेक्शन कमिश्नर। कोर्ट ने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि आपने अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त क्यों घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को चेक करना चाहते हैं दैट वेदर ऑल प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, क्या उन प्रक्रियाओं का पालन हुआ है जिसके थ्रू इन्हें भारत में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। इसीलिए गवर्नमेंट से वो फाइल मांग ली गई कि दिखाइए कि क्या क्या आपने काम किया, कैसे आप नाम सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप अपॉइंट कराते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए फर्दर कोर्ट ने क्या कहा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कोर्ट ने एक जबरदस्त कमेंट मारा भारत में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पर। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया,
लेकिन कोर्ट ने कहा कि लगातार हर सरकार, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स have completely destroyed the independency of Election Commission of India by ensuring no chief election commissioner gets a full 6-year term to head the poll body since 1996. कोर्ट ने कहा फिर चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, सबने जबरदस्त इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंसी के साथ खिलवाड़ किया है और सबने उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। और कैसे डिस्ट्रॉय किया कि कोर्ट ने इस बात को कहा कि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि 1996 के बाद से आज तक हमारे देश में कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कितनी बड़ी बात बोल दी कोर्ट ने कि भारत में इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने 96 के बाद एक भी इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। और ये जानबूझ के गवर्नमेंट ने कराया। क्यों? क्योंकि आप कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर आप रिटायर हो जाएंगे, और 6 साल तक बने रहेंगे तो आप इशू क्रिएट करेंगे। A constitution bench in the Supreme Court added the absence of a law for appointment of election commissioner has resulted an alarming trend. संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में कानून के ना होने से, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कानून ना होने से इलेक्शन कमिश्नर के लिए, या हमारे देश में कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए एक अलार्मिंग ट्रेंड सेट हो गया है। खतरनाक घंटी, एक खतरनाक तरीके का वातावरण क्रिएट हो गया है। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारे देश में कोई लॉ ही नहीं है। A 5-judge bench further remarked that the silence of the constitution on how to pick chief election commissioner and election commissioners have been exploited by political parties of all colors, giving rise to concerns if those appointments are expected to do the bidding of the dispensation at a relevant time. 5 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, क्योंकि भारत का संविधान इस बात पे शांत है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के नाम सेलेक्ट किए जाए, इसी वजह से हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के साथ जबरदस्त खिलवाड़ होता है और उसकी इंडिपेंडेंसी को लगातार बर्बाद किया गया। Now it is very, very disturbing trend that after TN session the slide began when no person has been given a full term. तो TN सेशन साहब भारत में ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे जिन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया फ्रॉम 1990 टू 1996, और 96 के बाद आप देखेंगे तो हमारे देश में कोई भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। Now what the government has been doing is that because it knows the date of birth, कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही? क्योंकि सरकार को डेट ऑफ बर्थ पता होती है। इट इंश्योर्स दैट एनीवन हु इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमीशन डज नॉट गेट हिज फुल 6 ईयर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारें ऐसे अधिकारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कराती हैं जो 6 साल का कार्यकाल ना पूरा कर पाए। हम ऐसे अधिकारी को पिक करते हैं जो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होती है। बी इट द यूपीए गवर्नमेंट और द एनडीए गवर्नमेंट, सभी ने इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंसी के साथ खिलवाड़ किया। Now, as the union government argued that there was no need for the court to interfere since the appointment process has worked well, the bench asked, it is due to obdurate nature and obstinacy of the ruling political party, whichever color it may be, that it will not want to let go of the present structure where they have a free hand. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे देश में न्यायपालिका कुछ कहेगी तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को वो चीज तो अच्छी लगेगी नहीं। अगर न्यायपालिका गवर्नमेंट को डांटेगी, कुछ कहेगी, तो गवर्नमेंट भी रिटेलिएट करेगी। फिर गवर्नमेंट कहेगी कि न्यायपालिका जो है वो जुडिशियल इंटरफेरेंस कर रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रही है, जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है। अब सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार जो मन में आए वो करे और न्यायपालिका आंखें बंद किए बैठी रहे। तो कोर्ट ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। हम इस बात को चेक करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। ओके, नाउ दिस इज सेल्फ सर्विंग दैट they won't want to let go of it. Each party that comes to power will want to hold on it. अब न्यायालय ने कहा ऐसा क्यों, सरकारें ऐसा क्यों करती है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है
कि न्यायपालिका इन सब चीजों से दूर रहे। क्यों? क्योंकि ये तो सरकार का काम है अपॉइंटमेंट करने का, न्यायपालिका का तो नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि न्यायपालिका ऐसी कोई सुनवाई ना करे। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका से लेना देना नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट बड़ा नीट एंड क्लीन काम कर रही है जिससे कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। तो न्यायपालिका ने कहा कि सरकार ऐसा इसलिए चाहती है कि जो पार्टी सरकार बनाती है वो चाहती है कि वो उस पर हमेशा बनी रहे। अब इस पर हमेशा बने रहने के लिए वो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगी जो उसका यस मैन हो जाए, जो उसके हाँ में हाँ मिलाए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन द प्योरिटी एंड द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस आर इंटरट्विन्ड विद डेमोक्रेसी शुड द कोर्ट रिमेन साइलेंट। और कोर्ट ने कहा कि क्या जब भारत का जो लोकतंत्र है या हमारे देश का जो निर्वाचन प्रणाली है, जब वो फेयर ना रह जाए, जब उसमें प्योरिटी ना रहे, तो क्या तब भी न्यायालय को शांत रहना चाहिए? तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम शांत नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल चेक करेंगे। Now the bench said that despite a positive mandate under Article 324(2) and the recommendations made by Dinesh Goswami Committee 1990 to to usher in a greater independency for Election Commission of India, Parliament has not acted on framing a legislation. न्यायालय ने याद दिलाया कि संविधान का अनुच्छेद 324(2) और दिनेश गोस्वामी कमेटी इस बात पे ध्यान देती है, फोकस करती है कि दैट इन इंडिया वी मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और किस तरीके से हम ग्रेटर इंडिपेंडेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी पार्लियामेंट ने आज तक इससे रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बनाया। तो कोर्ट ने कहा यह जानबूझ के हुआ है। नाउ एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3 मेंबर बॉडी। अभी वर्तमान में चीफ जो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, with a chief election commissioner and 2 election commissioners. Under Article 324(2) of the Constitution, the President is empowered to appoint chief election commissioner and election commissioners. तो कौन अपॉइंट करता है इनकी? राष्ट्रपति साहब करते हैं। This provision further stipulates that the President, who acts on the aid and advice of the Prime Minister and the Council of Ministers, will make the appointment subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament. तो जो प्रावधान है वो इस बात को कहता है कि the President who acts on the aid and advice of the Prime Minister and the Council of Ministers will make the appointment subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament. तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं वो ऐसे कानून के प्रावधान के तहत नियुक्ति करेंगे। However, no such law have been framed till date. तो जिस कानून की बात यहां की गई है कि इस कानून के प्रावधानों के तहत अपॉइंटमेंट होगा, ऐसा कोई भी कानून आज तक बना नहीं है। ओके, यहां क्लियर? यहां तक द रूल्स फॉर सच अपॉइंटमेंट्स आर आल्सो साइलेंट ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर भी ये नियम साइलेंट है। Now, criticizing the government for not coming up with the law despite a positive mandate under Article 324(2), the petitioner proposed that the top court should direct a selection panel on the lines of the CBI, wherein the panel comprises the Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of the single largest party in the opposition. तो जो पिटिशनर था जिसने ये इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट पिटिशन फाइल की थी, उसने न्यायालय से कहा कि न्यायालय को सरकार को यह आदेश देना चाहिए कि सरकार एक सिलेक्शन पैनल बनाए, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर के नाम के लिए होता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन होते हैं, और ये लोग मिलकर के सीबीआई के डायरेक्टर को चुनते हैं। ऐसे ही हमारे देश में पैनल होना चाहिए और ये पैनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम और इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम सेलेक्ट करें। ओके, अंडर द 1991 इलेक्शन कमीशन एक्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और टिल दे आर 65, विच एवर इज अर्लियर। तो जो हमारे देश में टर्म है इलेक्शन कमीशन का वो 6 साल या 65 आयु का है, जो दोनों में से पहले हो जाए। At one point of time during the day long hearing on Tuesday,
द बेंच साइटेड द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सिलेक्शन पैनल फॉर द सीबीआई डायरेक्टर। तो न्यायालय ने यह भी कहा कि जो ये पैनल बने इलेक्शन कमीशन के नाम को सेलेक्ट करने के लिए, इसमें आप इंक्लूड करिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिससे इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ओके, अब यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से भी क्वेश्चन आ गया, लोगों ने इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया कि देखिए ऐसा है, सीबीआई के नाम को सेलेक्ट करने के लिए तो चीफ जस्टिस साहब इंक्लूड होते हैं, तो क्या सीबीआई की न्यूट्रलिटी हमने मेंटेन कर ली? क्या सीबीआई अब एकदम 100% इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया? क्या सीबीआई एकदम फ्री और फेयर काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ, आज भी सीबीआई के ऊपर आरोप लगता रहता है। तो यह कहा गया कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आ जाने से हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर यहां तक? तो रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, इंक्लूजन नहीं, रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, इंक्लूड कर ले गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इट्स बेटर, लेकिन हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को यहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नर को भी बचना चाहिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपने आप को शो करने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो रूलिंग पार्टी को ज्यादा स्पेस दे देता है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर हो जाती हैं, पूरा मौका दिया जाएगा कि आप पहले अपना कोई काम निपटा लीजिए, बजट पेश कर लीजिए, कोई योजना लॉन्च कर लीजिए, तब हम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देंगे। इसी वजह से हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और नंबर ऑफ टाइम्स आपने सुना होगा विपक्ष वाले अपोजिशन पार्टीज ब्लेम करते हैं कि हमें फिर से अपने देश में इलेक्शन जो है वो बैलेट बॉक्स से करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल के दिनों में सबसे कंट्रोवर्शियल रहा जो हमारा ईवीएम मशीन है। कहा गया ईवीएम मशीन जो है वो बायस्ड हो गया है, एक ही पार्टी को ज्यादा वोट दिला देता है, मैनिपुलेट कर लिया है इसको इलेक्शन कमीशन ने। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो बहुत जरूरी है कि देश की जो डेमोक्रेसी है उसको बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र में विश्वास को बचाए रखने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो इंडिपेंडेंटली काम करें, और सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इस तरीके के प्रोविजंस बनाए, इस तरीके के रूल्स बनाए, जिससे कि ये संस्थाएं जो हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पार्शियलिटी के, निष्पक्षता से अपना काम कर सके। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरह। नाउ दैट इज अ न्यूज रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी। ठीक, तो क्या है ये न्यूज? अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इस बात को जिक्र किया, उन्होंने कहा कि होप नेगोशिएशंस ऑन साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट फुल्ली कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। अब इसी बात को हम लोग समझते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है साउथ चाइना सी से रिलेटेड। ओके, तो एक बार हम लोग पहले देखते हैं ये साउथ चाइना सी है कहां पर। नाउ सी, ये है आपका साउथ चाइना सी, आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी। और इस साउथ चाइना सी को लेकर के बहुत इश्यूज हैं। क्यों इश्यूज हैं? क्योंकि यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है, इट हैज ट्रेमेंडस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन एज इट कनेक्ट्स योर इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ओके, बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, मिनरल्स में। इसीलिए आप देखेंगे चाइना हो गया या इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, ये जो आसियान कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज साउथ चाइना सी में डोमिनेंस को लेकर के लड़ते रहते हैं। और अब तो इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी साउथ चाइना सी को अपने लिए स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहता है, इकोनॉमिकली यूज करना चाहता है। तो यहीं पर हम लोग इसको समझते हैं, ये सब क्या है, भारत के लिए भी साउथ चाइना सी का बड़ा महत्व है। नाउ सी, concerned about complicating actions and incidents that have undermined peace and stability in the region, says the defense minister। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने बोला कि भारत चिंतित है, किस वजह से, कि इस क्षेत्र में जो पीस और स्टेबिलिटी है वो अंडरमाइंड हो रही है। इस क्षेत्र में पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए जो देश साउथ चाइना सी के पार्टीज हैं उन्हें इसके लिए कदम उठाना चाहिए। और कोड ऑफ कंडक्ट जो साउथ चाइना सी के लिए आया था उसे यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है साउथ चाइना सी को लेकर के? कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे आप समझिए कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस, कि साउथ चाइना सी में कैसे पीस मेंटेन रहे, कैसे स्टेबिलिटी रहे, यहाँ एग्रेशन ना हो, यहाँ कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, कोई थ्रेट ना हो, और कोई किसी के राइट्स का वायलेशन ना करे। इसी से रिलेटेड कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स बनाने की बात की गई। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, इन 2002 ASEAN and China signed declaration on the conduct of parties in South China Sea।
2002 में जो आसियान देश है और जो चाइना है, क्योंकि चाइना हमेशा साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा मेंटेन करना चाहता है, वो चाहता है कि साउथ चाइना सी में मैक्सिमम शेयर चाइना को हो। क्यों? क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी को इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरली यूज करना चाहता है। इस पूरे साउथ चाइना सी के रीजन में अपने आप को वहां पर वो डोमिनेट करवाना चाहता है, अपनी पोजीशन वहां पर वो डोमिनेटिंग पोजीशन के रूप में रहना चाहता है, और वहां पे वो इंटरफेयर करता है, जिससे कि वहां के आसियान कंट्रीज का राइट जो है वो वायलेट होता है। इसीलिए वहां कन्फ्रंटेशन बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए वहां पर पीस और जो स्टेबिलिटी है वो अंडरमाइन होने लग जाती है, खतरे में आ जाती है। तो 2002 में आसियान और चाइना के बीच डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी साइन किया गया, कि जो भी पार्टीज है साउथ चाइना सी को लेकर के उनके बीच एक कोड होना चाहिए, उस पर एक डिक्लेरेशन हुआ। नाउ द ईयर 2022 is the 20th anniversary of the signing of declaration on the code of parties in South China Sea। 2022 जो है ये 20th एनिवर्सरी है, ये जो डिक्लेरेशन साइन हुआ कोड ऑफ कंडक्ट पर। Now the parties reframe their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the 5 principles of peaceful coexistence, and other universally recognized principles of international law, which shall serve as the basic norms governing state to state relation। तो जो भी पार्टीज हैं इस साउथ चाइना सी में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था उससे रिलेटेड, उन्होंने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात कही, कि इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के हमें अपने कंडक्ट को वहां पर एक्सरसाइज या इंप्लीमेंट करना चाहिए। Now see, the code of conduct is an upgraded version of the declaration on the conduct of parties in the South China Sea। तो code of conduct क्या है? code of conduct जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था 2002 में, मैंने बताया ना अभी आपको, जो 2002 में साइन हुआ था आसियान और चाइना के बीच, इसी का अपग्रेडेड वर्जन है कि कैसे पार्टी साउथ चाइना सी में बिहेव करेंगी। Now the code of conduct in the South China Sea is a set of rules outlining the norms and responsibilities for ensuring peace and stability in the region। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, किसके लिए? जो पार्टीज हैं जो इस साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में रह रहे हैं। और क्या है सेट ऑफ रूल? कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंट्रीज की, कुछ उनके लिए प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। नो इट गाइड्स प्रॉपर प्रैक्टिस for an individual, party or organization and aims to create an effective mechanism in safeguarding safety and freedom of navigation। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इट गाइड्स प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर एन इंडिविजुअल, पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एम क्या है? जिससे कि हम सेफ्टी को सेफगार्ड कर सके और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, इस एरिया का इस्तेमाल जितनी भी पार्टीज है वो फ्रीली कर सके। Now where is this South China Sea? South China Sea क्या है? मैंने भी आपको मैप दिखाया। Now the South China Sea is an arm of Western Pacific Ocean in Southeast Asia। South China Sea आप देखेंगे Southeast Asia में पड़ता है, and it is an arm of Western Pacific Ocean। It is the south of China, ये चाइना का साउथ है, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, वेस्ट ऑफ फिलीपींस and the north of the island of Borneo। It is connected by Taiwan Strait with the East China Sea and by Luzon Strait with the Philippines Sea। Now bordering state and territory, South China Sea की अगर आप bordering state और territory को देखेंगे तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आता है, आपका ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है और वियतनाम है। ये वो एरियाज हैं जो साउथ चाइना सी के सराउंडिंग आपको दिखते हैं। मैंने आपको दिखाया ये चीजें आपको, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी, तो इसीलिए साउथ चाइना सी में आपको इतनी पार्टीज दिखेंगी। देखिए चाइना हो गया, वियतनाम है आपका, ये आपका कंबोडिया हो गया, मलेशिया है, ये सारे एरियाज, ये सारी कंट्री जो है ये सब बॉर्डर बनाते हैं साउथ चाइना सी से। नाउ साउथ चाइना सी हैज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली इसलिए क्योंकि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, एक ब्रिज क्रिएट कर देता है। Now, according to the United Nations Conference on Trade and Development, 1/3 of the global shipping passes through it। 1/3 of the global shipping इसी से जाता है।
कैरिंग ट्रिलियन ऑफ ट्रेड विच मेक्स इट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल वाटर बॉडी। पूरे विश्व का जो ग्लोबल शिपिंग है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो इसी के थ्रू पास होता है, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन जियोपॉलिटिकल वाटर बॉडी। नाउ रिसेंटली अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहां पर चाइना और अमेरिका के बीच में टसल शुरू हो गया। और क्या टसल था उसको हम लोग समझते हैं। तो रिसेंटली चाइना वार्नड ऑफ यूएसए वॉरशिप सेलिंग नियर कंटेस्टेड पैरासिल आइलैंड इन साउथ चाइना सी। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका का वॉरशिप जो है वो देखा गया कि वो साउथ चाइना सी में एक पैरासिल आइलैंड है जिस पर चाइना अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है, उसके आज तक अमेरिका के वॉरशिप देखे गए और चाइना ने तुरंत रिटेलिएट किया, तुरंत एक्शन में चाइना आया और उसने अमेरिका को वार्न किया कि अमेरिका का इंटरफेरेंस साउथ चाइना सी में चाइना को बर्दाश्त नहीं होगा। और इंटरनेशनली आप जानते हैं कि चाइना और अमेरिका में कितने अच्छे संबंध चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। तो दोनों के दोनों देश इस समय आपस में जबरदस्त टेंशन के मूड में है और वो टेंशन का मूड जो उनका बिहेवियर है वो हमें साउथ चाइना सी में भी नजर आ रहा है। नो चाइना का क्या क्लेम है साउथ चाइना सी में? नो चाइना लेस क्लेम टू नियरली ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी। ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है, इंक्लूडिंग पैरासिल आइलैंड। समझ रहे हैं आप? पूरा कहता है हमको थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, पूरा साउथ चाइना सी किसका है? हमारा है। हाउएवर ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया एंड वियतनाम ये भी क्लेम करते हैं इस रीजन पर। और ये क्यों क्लेम करते हैं? दे बिलीव टू होल्ड वैल्यूएबल ऑयल एंड गैस डिपॉजिट। तो अब भाई जब चाइना क्लेम कर रहा है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो मैंने आपको बताया कि दिस रीजन इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट होल्ड्स वैल्यूएबल ऑयल, गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई जो इसके सराउंडिंग एरियाज में ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रूनेई है, मलेशिया है, वियतनाम है, वो भी कहते हैं ये क्षेत्र हमारा है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में इतना रिसोर्स पाया जाता है, हर कंट्री उस संसाधन को यूज करना चाहता है अपने बेनिफिट के लिए। नाउ it has alleged that the USA warship broke into China's Parasil Island territorial waters without the permission of Chinese government and accused America for seriously violating China's sovereignty and harming regional peace। अब आप देखिए अभी चाइना और अमेरिका के बीच में ताइवान को लेकर के कितना जबरदस्त इशू उठा था, जहां चाइना और अमेरिका में लग ही रहा था कि हाँ कुछ एक्शन हो सकता है। तो चाइना ने अक्सर अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाया है कि अमेरिका जो है वो चाइना की सोवरेनिटी को डिस्टर्ब करता है। बिना बुलाए बिना बताए ताइवान चला आएगा, बिना बुलाए बिना बताए साउथ चाइना सी में अपने वॉर उतार दिए, अपने वॉरशिप उतार दिए। तो अमेरिका के ऊपर चाइना यह आरोप लगाता है, एक्यूज करता है अमेरिका को कि आप चाइना की सोवरेनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और क्षेत्र की पीस को आप हार्म पहुंचा रहे हैं, आप क्षेत्र में अशांति फैला रहे हैं। अब अमेरिका का क्या स्टैंड है? अमेरिका कहता है दैट अमेरिका हैज आर्ग्यूड दैट सच एक्सरसाइजेज आर इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉज। अमेरिका कहता है ना, हमने तो कोई वायलेशन नहीं किया, जो हमने साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्सरसाइज की है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है एंड हेल्प डिफेंड द राइट ऑफ पैसेज थ्रू द रीजन एमिड कंपीटिंग क्लेम्स बाय चाइना एंड अदर गवर्नमेंट्स। तो अमेरिका कहता है कि हमने कोई भी लॉ को वायलेट नहीं किया, क्योंकि जो भी काम हमने किया है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किया। नो अमेरिका सेज दैट इट इज इन सिंक विद America's continuous effort to counter China's assertion in South China Sea। ये जो अमेरिका का स्टैंड हुआ या अमेरिका के वॉरशिप देखे गए, इसको माना गया कि अमेरिका का प्रयास है जो वो चाइना को काउंटर करने के लिए हर जगह करता है और साउथ चाइना सी में भी अमेरिका ने इसीलिए इस तरीके काम किया। Now recently the American Navy sent an aircraft carrier group in South China Sea। अभी हाल ही में देखने को मिला कि अमेरिकन नेवी ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ग्रुप को साउथ चाइना सी में भेज दिया। तो क्या इश्यूज है साउथ चाइना सी में, क्या क्या लड़ाई है, क्या डिस्प्यूट है? अब इसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अमेरिका और चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं और क्या इशू है साउथ चाइना सी का। देखिए एक्चुअली में जो डिस्प्यूट का इशू है, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी। सबसे पहले तो कंटेस्टिंग क्लेम्स ओवर आइलैंड्स। नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपना दावा पेश करती है। जैसे पैरासिल आइलैंड पर चाइना है, ताइवान है और वियतनाम क्लेम करते हैं। ऐसे ही स्पार्टली आइलैंड है जिस पर चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनेई और फिलीपींस क्लेम करते हैं। तो आपस में इश्यूज हैं, डिस्प्यूट है। इसी तरीके से एक और वहां पर बड़ा ही फेमस आइलैंड है बोरफ आइलैंड, जिस पर फिलीपींस, चाइना और ताइवान अपना क्लेम करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है
डिस्प्यूट का साउथ चाइना सी में, कि अलग अलग पार्टीज जो है वो अलग अलग आइलैंड्स पर अपना क्लेम करते हैं। चाइना का एसर्शन, अब चाइना का एसर्शन भी जो है वहां पर एक डिस्प्यूट का मैटर है। चाइना वहां पर दखल बहुत देता है, इंटरफेयर बहुत कर रहा है, और अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत चाइना साउथ चाइना सी में आपको इंटरफेयर करते हुए बहुत नजर आएगा। देखिए, सिंस 2010 चाइना हैज बीन कन्वर्टिंग uninhabited isolate into artificial isolates to bring it under UNCLOS. Examples would include जैसे हेवन रीफ हो गया, जॉनसन साउथ रीफ हो गया, फेरी क्रॉस रीफ हो गया। तो ये जो रीफ्स हैं इनको देखा गया है 2010 से चाइना कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इनटू आर्टिफिशियल आइसोलेट। इसको लेकर के भी वहां पे विरोध हुआ, विवाद हुआ। Now China has been changing the size and structure of the reefs by modifying their physical land features. चाइना इन रीफ्स के साइज को, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो वहां की जो कंट्रीज हैं, जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, वो इसका विरोध करती हैं। Now Chinese fishing fleets are engaged in paramilitary works. अक्सर देखा गया है कि चाइना की जो फिशिंग फ्लीट्स हैं वो पैरामिलिट्री वर्क्स में एंगेज रहती हैं। Now US is very critical of this building of artificial islands and term these action of China as building a great wall of sand. अब अमेरिका ने इसके पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी, तुरंत अमेरिका इसकी आलोचना की, और अमेरिका ने कहा कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में ग्रेट वॉल ऑफ सैंड बनाना चाहता है इन सारे आइलैंड से, इन सारे रीफ से। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो साउथ चाइना सी को डिस्प्यूटेड बनाते हैं, जैसे अनडिफाइंड ज्योग्राफिक स्कोप ऑफ साउथ चाइना सी, disagreement over dispute related mechanism, undefined legal status of code of conduct, undefined legal status है code of conduct का, undefined geographic scope है साउथ चाइना सी का। तो ये सारे इश्यूज हैं जिससे कि ये एरिया बहुत डिस्प्यूटेड हो जाता है। अब देखिए, इस एरिया में भारत का क्या स्टैंड है, हमारा क्या इंटरेस्ट है। देखिए, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी। हम कोई पार्टी नहीं है साउथ चाइना सी में, लेकिन स्ट्रैटेजिकली या लोकेशनली अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी भारत के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, हमारा भी उसमें इंटरेस्ट है, और हमारा भी उसको लेकर के एक स्टैंड है। क्या स्टैंड है? हम हमेशा से बात करते हैं कि इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉज शुड प्रिवेल, अंतर्राष्ट्रीय नियम इस पे लागू होने चाहिए। किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री के राइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए, इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली चाइना को इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, जैसा कि अभी राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला। तो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बन रहा है वो इंटरनेशनल नॉर्म को फॉलो करते हुए साउथ चाइना सी में इंप्लीमेंट हो, सो दैट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस होल एरिया, इन दिस होल साउथ चाइना सी कुड बी मेंटेन। क्योंकि पीस और स्टेबिलिटी ही इंडिया के इंटरेस्ट में, प्लस साउथ चाइना सी हमारे इंटरेस्ट में इसलिए आता है क्योंकि हमारी लुकीज पॉलिसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो अब इसी को हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए, इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट इट इज नॉट अ पार्टी टू साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड इट्स प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी इज नॉट टू कंटेन चाइना। भारत ने यह कहा है कि हम कोई पार्टी नहीं है, मेंबर तो है नहीं, और भारत की जो प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में वो चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं है, बट टू सिक्योर इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्पेशली दैट ऑफ इट्स एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स। हम चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं है, बल्कि हम यहां पर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, खास तौर से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है। हाउएवर, चाइनाज इंक्रीजिंग एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्सपैंड इट्स रोल इन साउथ चाइना सी हैज कंपेल्ड इंडिया टू रीवैल्यूएट इट्स अप्रोच ऑन द इशू। अब क्योंकि चाइना लगातार इस एरिया को डिस्प्यूटेड बना रहा, अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, अपना रोल बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपना रोल, इससे भारत भी मजबूर हो गया है अपनी पॉलिसी को रीवैल्यूएट करने के लिए। नाउ एज अ की एलिमेंट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दैट इज द लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया हैज स्टार्टेड इंटरनेशनलाइजिंग डिस्प्यूट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू अपोज चाइनाज थ्रेट इन साउथ चाइना सी। क्योंकि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसीलिए भारत भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट है, उनको हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाते हैं, जिससे कि हम ये शो कर सके, दिखा सके कि चाइना कैसे साउथ चाइना सी में अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है और उसके लिए खतरा बना हुआ है। नो फर्दर, इंडिया इज यूजिंग इट्स बुद्धिस्ट लीगेसी टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद साउथ ईस्ट एशियन रीजन। आपको पता है कि बौद्ध धर्म भारत का है,
हमारे देश से ही, भारत से ही बुद्धिज्म जो है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसमें भी नंबर ऑफ कंट्रीज बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती हैं। तो भारत कहीं ना कहीं इस बुद्धिस्ट लिगेसी को यूज करना चाहता है और करता भी है अपने संबंध को डिफाइन करने के लिए विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। Now, India has also deployed its navy within Vietnam in South China Sea for the protection of sea lanes of communication, denying China any space for assertion. हमने वियतनाम के साथ अपनी नेवी को भी यहाँ डिप्लॉय किया है जिससे कि हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर सके और चाइना को वहां पर हम देख सके, टैकल कर सके। ऑल्सो इंडिया एज अ पार्ट ऑफ क्वाड, हम क्वाड के भी मेंबर हैं जहां इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। And linchpin of Indo-Pacific natives. These initiatives are viewed as the containment strategy by China. क्योंकि भारत क्वाड का मेंबर बन गया, इंडो पैसिफिक को लेकर के हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने इंटरेस्ट को शो किया है। इंडो पैसिफिक रीजन की पीस और स्टेबिलिटी की हमने बात की है। और क्वाड में आप देखेंगे भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। तो हमारे ये सारे कदमों को चाइना जो है एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी की तरह देखता है कि भारत चाइना को कंटेन करना चाहता है, भारत चाइना के अगेंस्ट ये सारा काम कर रहा है। सो दिस वाज योर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ योर साउथ चाइना सी। आई होप आपको ये दोनों न्यूज समझ में आए होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।